नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 2024 खत्म हो गया और 2025 चालू भी हो गया और कई दिनों से सभी सदस्यों की और जो संसदीय समिति थी उसकी मांग थी कि जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपया है उसको बढ़ाया जाए। तो सरकार ने पिछले साल आश्वासन भी दिया था कि हाँ 2025 में जो है इस पे अमल किया जाएगा और इसको लागू करने के लिए पूरा व्यवस्था बनाया जाएगा। तो 2025 आ भी गया, तो इस पे सरकार का अभी क्या रुख है मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सरकार ने अभी जो है न्यूनतम पेंशन पे बढ़ोतरी पे क्या एक्शन लिया है और क्या एक्शन प्लानिंग किया है। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर चल रहा है कि ये 2025 में जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपया है इसको बढ़ाने के लिए पूरा जो है तैयारी सरकार ने कर लिया है। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो 1000 रुपया न्यूनतम पेंशन है इसकी सिफारिश किसने की थी। जो 1000 रुपया न्यूनतम पेंशन है इसको श्रम समिति के जो आपका जो मेन संसदीय समिति है, श्रम का जो मेन संसदीय समिति है उसने सिफारिश किया था कि जो 1000 रुपया न्यूनतम पेंशन है इसको बढ़ाया जाए। ये संसदीय समिति सरकार के पास ईपीएफओ के जितने भी सदस्य हैं जिनको न्यूनतम पेंशन 1000 रुपया दिया जा रहा है इसको बढ़ाया जाए, इसका सिफारिश किया था। आपको बता दूं कि ये जो 1000 रुपया न्यूनतम पेंशन है ये 1 सितंबर 2014 में लागू किया गया था। उसके पहले न्यूनतम पेंशन इससे भी कम था, लेकिन ये जो उनका सिफारिश में उल्लेख किया गया है कि जो जीवन यापन करने के लिए न्यूनतम पेंशन चाहिए उसको बढ़ते हुए 10 साल हो गए, मिलते हुए 10 साल हो गए। आप जरा कल्पना कीजिए कि 2014 से 2024 के बीच कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। अगर हम प्रति वर्ष महंगाई का हिसाब भी रखें तो प्रति वर्ष लगभग कम से कम सरकारी आंकड़ा के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 6% प्रति वर्ष जो है महंगाई बढ़ा है। इससे ज़्यादा है, एक्चुअल में इससे ज़्यादा महंगाई है, लेकिन हम सरकारी रिपोर्ट्स का भी मांगे तो प्रति वर्ष 6% महंगाई बढ़ा है। तो 10 साल में कम से कम 60% महंगाई बढ़ा है। लेकिन 2014 में जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये था वो आज भी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपया ही है, उसमें कोई सरकार ने बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो सबको बहुत कम पेंशन मिल रहा है और बहुत कम पेंशन मिलने से उनका जीवन यापन उतना रुपए में नहीं हो पा रहा है। 1000 रुपये में उनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैसे दिन प्रतिदिन अपनी परचेजिंग पावर खो देती है। अगर उसी पैसे से 1000 रुपये से जो आप 2014 में खरीद पा सकते थे, अब उस 1000 रुपये से 2024 में वो सामान आप नहीं खरीद पाएंगे। दवाइयाँ का रेट भी लगभग 200%, 300% जो है अभी रेट बढ़ चुका है, लेकिन आपके न्यूनतम पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसीलिए संसदीय समिति ने ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी का उल्लेख करके और सरकार के सामने पूरा ब्यौरा रिपोर्ट रखा था और सरकार ने इसको मानने के लिए अपनी सहमति भी जता दी है। लेकिन अभी आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया था, लेकिन अभी मीडिया रिपोर्ट में और जो भी इंटरनल खबर है उसके हिसाब से खबर आ रहा है कि ये 2025 में इसको लागू करने की जो पूरा व्यवस्था कर दी गई है। आगे चलते हैं, इसका पूरा डिटेल्स आपको मैं समझाता हूं कि किस प्रकार से लागू होगा, तो इससे किसको और कैसे आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। जो 2023 और 24 के आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 20 लाख से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जो न्यूनतम पेंशन 1000 या उससे कम प्राप्त कर रहे हैं। कि ये ईपीएफओ है क्या? ईपीएफओ जो है हमारे देश में जितने भी सदस्य हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हो या किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, उनको भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक संस्था है जो सरकार द्वारा इसको संचालित की जाती है। और ईपीएफओ के अंदर में जो है 3 तरह के फंड्स और 3 तरह के निवेश को कंट्रोल किया जाता है। जैसे पहला ईपीएफ 1952, ईपीएस 1995 और लिंक्ड एम्प्लॉय लिंक्ड इंश्योरेंस 1976। यह 3 तरह के इन्वेस्टमेंट को और सुरक्षित जो अपने सदस्य हैं, अपने प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो नागरिक हैं, उनके भविष्य की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 3 तरह से जो है प्रोत्साहित किया जाता है। पहला ईपीएफओ जिसमें आप अपने पूरे नौकरी के दौरान, अपने कार्य करने के दौरान अपने भविष्य निधि में पैसा इकट्ठा करते हैं और आपके रिटायरमेंट के बाद, आपके जो है रिटायरमेंट होने के बाद एक अमाउंट दिया जाता है जिससे आप अपना जीवन यापन अच्छे से निर्वाह कर पाएँ। और उसी से 1995 में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम लाया गया, जिसमें हर महीने कुछ अमाउंट आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। और एक आता है ईडीएलआई की, अगर किसी सदस्य को एक आता है ईडीएलआई जब किसी सदस्य के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है ड्यूटी के दौरान, या वह अगर ड्यूटी छोड़ भी दिया है और उसके पिछले 1 साल में कभी भी उसके पेंशन फंड में या पीएफ फंड में पैसा जमा हुआ है, तो वो ईडीएलआई के लिए एलिजिबल होता है और उसको मिनिमम
50,000 और मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में उसे पैसा दिया जाता है। उसके एलिजिबिलिटी, उसे एक कैलकुलेशन होता है, ईडीएलआई का कैलकुलेशन का एक अलग फार्मूला है, उस फार्मूले से कैलकुलेशन होता है और जितना अमाउंट एलिजिबिलिटी बनता है उसको उतना अमाउंट एक मुश्त दिया जाता है इंश्योरेंस के रूप में। पीएफ के पैसा और पेंशन के पैसा के अलावा ये 3 तरह के कवरेज सामाजिक सुरक्षा जो है ईपीएफओ द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि ईपीएफओ और ये पेंशन फंड मतलब ईपीएस और ईडीएलआई ये 3 तरह के जो है फंड ईपीएफ द्वारा संचालित किए जाते हैं और इससे जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई काम करता है, जो इसके सदस्य हैं, ईपीएफओ के सदस्य हैं और उसमें उसका पैसा जमा होता है, वो इन तीनों का लाभ ले सकते हैं अगर उनको इसकी जब उनकी जिस तरह की जरूरत होगी उस तरह के उसको लाभ दिए जाएंगे। आगे हम जानते हैं ईपीएफओ हर सदस्य को एक यूएन नंबर प्रोवाइड करता है जिसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का अर्थ होता है कि आप जितने भी कंपनियों में काम करें लेकिन इस एक सदस्य का एक ही ईपीएफ अकाउंट हो, एक ही छतरी के अंदर में बहुत सारे कंपनियों में जहां जहां उन्होंने काम किया है उन सबके सर्विस एक जगह पे इकट्ठा हो। पहले क्या होता था कि आपने किसी एक कंपनी में काम किया, जब यूएन नंबर नहीं आया था उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने किसी एक कंपनी में काम किया और उस कंपनी में नौकरी छोड़ दिया, फिर दूसरी कंपनी में काम किया, तीसरी कंपनी में काम किया, तो आपको अलग अलग कंपनियों में आपका सर्विस इस तरह से लैप्स हो जाता था। आप वैसे काम करते थे 15 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते थे और आप जो है जो सरकार के जो मेन जो भी आपके स्कीम है उससे आप वंचित रह जाते थे। कारण ये था कि क्योंकि आपका सर्विस एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक यूएएन नंबर लाया गया। इसमें बीच में बहुत सारे गड़बड़ियां आई हैं, आप देखेंगे तो पहले आज से 2 साल 3 साल पहले का रिकॉर्ड उठाकर चेक करेंगे तो आपको ऐसे पता चलेगा कि एक ही आदमी का 2-2 यूएन बन गया, 3-3 यूएन बन गया। बहुत सारे कंपनियां फर्जी तरीके से एक ही इंप्लॉय का 2-2, 3-3 बार यूएन नंबर क्रिएट कर दिए। कई बार इंप्लॉय की गलती से भी इस तरह के हो गया है। लेकिन जब से यूएन में आधार लिंक करने का जो प्रोविजन चालू हुआ तब से इसका जो है ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया और आज की डेट में बिना आधार लिंक कोई भी यूएन एक्टिवेट नहीं होता है। यदि आप यूएन को एक्टिवेट नहीं कराएंगे तो आप किसी भी प्रकार के जो भी आपका यूएन से संबंधित आपका फैसिलिटी जो काम करने का प्रोसेस है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपके प्रोफाइल में सुधार करना हो, ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन करना हो, या सरकार का जो एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव का जो योजना चल रहा है कि हर नए ज्वाइनिंग जो भी एम्प्लॉय है उसको इंसेंटिव सरकार दे रही है, 3 महीने 4 महीने का बेसिक सैलरी दे रही है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो यूएन आपको एक्टिवेट करना मैंडेटरी है, यूएन एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। लेकिन जब से ही आप यूएन एक्टिवेट करने जाएंगे उस समय आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। जैसे आधार नंबर डालेंगे तो पहले से यदि आपका नंबर पहले से क्रिएट है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपने पहले से कोई यूएन नंबर बना रखा है, तो आपको दूसरा नंबर यूएन नंबर अकाउंट नहीं खुलेगा, यानी कि आपको पुराने यूएन को ही चलाना पड़ेगा। तो पहले इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आया था, बहुत सारे लोग सुधार करवा लिए हैं और बहुत सारे लोग का अभी भी प्रॉब्लम है, तो वो चाहे तो सुधार करवा सकते हैं। मैं यूएन से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का आपको समस्या आता है तो मेरे इस चैनल पे इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है, आप देख के उसे आप हेल्प ले सकते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है। तो अगर आपको अलग से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के इसके बारे में डाल दूंगा। इसके बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वही बता रहा हूँ कि आप एक ही यूएन रखने से आपको फायदा ये होगा कि मान लेते हैं किसी ए कंपनी में आपने 2 साल काम किया, बी कंपनी में 5 साल काम किया और सी कंपनी में 5 साल काम किया, तो आप तीनों कंपनी के 2, 5 और 5 यानी कि 13 ईयर्स का नौकरी आप एक ही यूएन में फॉर्म 13 ऑनलाइन भर के ट्रांसफर करा सकते हैं। और अभी ऑनलाइन एक और भी व्यवस्था सरकार ने कर दिया जो कि 2025 से लागू भी हो जाएगा कि आप जैसे ही एक कंपनी छोड़ते हैं और दूसरा कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको पीएफ के पैसे को ट्रांसफर कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। आपने एक कंपनी में को छोड़ दिया, दूसरे कंपनी में जैसे नया पीएफ अकाउंट खुलेगा वो पुराने पीएफ का बंद हो जाएगा और पुराने पीएफ का पूरा पैसा आपको नए पीएफ में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक टाइम बनाया हुआ है, टाइम फ्रेम बनाया है, उस टाइम फ्रेम में अगर आपका होता है तो, और लंबे समय के बाद अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप फॉर्म 13 भर के ऑनलाइन भी पैसे को और आपके पीएफ के सर्विस को ट्रांसफर ले सकते हैं। इस तरह से आपका सर्विस ट्रांसफर होते रहता है। कई बार लोगों का यह भी कमेंट आता है कि सर मैंने फॉर्म 13 भरा और पीएफ का पैसा तो पूरा ट्रांसफर हो गया लेकिन पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसका उत्तर यह है कि आप पेंशन के पैसे को ट्रांसफर नहीं कराते हैं, आप
जब भी ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफर होता है और पेंशन का भी पैसा भी ट्रांसफर होता है, सर्विस भी ट्रांसफर होता है, लेकिन आपको डाटाबेस में ट्रांसफर हो जाता है, आपको नहीं दिखता है, उसमें आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपका सर्विस ट्रांसफर हो जाता है। जब आप फॉर्म 10D भरेंगे आपके रिटायरमेंट के टाइम में पेंशन के लिए, तो आपको पूरा हिस्ट्री वहाँ पे प्लस होके आपको पेंशन का अमाउंट जो भी है कैलकुलेशन करके मिलता है। तीसरा तरीका ये भी होता है कि यदि आप कंपनी छोड़ दिए, फिर आप चाहते हैं कि पूरा पैसा उठाने के लिए, तो आप पीएफ के पैसे को पूरा आप सेटलमेंट ले लीजिए फॉर्म 19 भरकर, और लेकिन फॉर्म 10C भर के पेंशन के पैसे को आप नहीं उठाते हैं, पेंशन का पैसा छोड़ देते हैं, तो और फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन भर के अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो जब आप कभी भी पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो अगर आप किसी कंपनी में आपने काम किया है तो जो स्कीम सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अटैच करके ये जो पूरा सर्विस है इसको आप ले सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं पेंशन का अमाउंट नहीं लूँ, मैं पूरा का पूरा पेंशन का पैसा एक साथ में आप उठाना चाहते हैं, तो यदि आपका सर्विस 10 साल पूरा नहीं हुआ है तो आप पेंशन के पैसे को पूरा एक साथ में आप फॉर्म 10C भर के उठा सकते हैं। ये हो गया आपको ईवन का लाभ, मतलब अगर आपका ईवन जो सरकार दे दिया है, ईवन से आपको ये सब ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। दूसरा, आपके नाम में कुछ करेक्शन कराना हो, आपके फादर्स के नेम में कुछ करेक्शन कराना हो, आपका डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन कराना हो, कुछ भी ऑनलाइन करेक्शन करना है, तो आप ईवन अगर आपका एक्टिवेटेड है तो आप ईवन में लॉगिन करके पासवर्ड वगैरह डाल के, OTP वगैरह डाल के, और आप अपना जो भी करेक्शन है वो करा सकते हैं। ये आपको EPFO ऑनलाइन फैसिलिटी दे रहा है। 2025 से एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है ये कि पहले अगर यदि किसी को पेंशन का पैसा लेना होता था, मंथली पेंशन का पैसा लेना होता था, तो EPFO में कुछ लिमिटेड बैंक थे, लिमिटेड बैंक का नाम ही आता था, उस बैंक से ही आप पेंशन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अभी EPFO ने अपने सॉफ्टवेयर में, अपने IT में इतना बड़ा सुधार किया है कि अब 2025 से आप किसी भी बैंक